हेलो गाइस, तो वीकली करंट अफेयर्स वाले वीडियो में अगस्त महीने के पहले वाले वीक का ये आपका पहला वाला पार्ट होगा। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो बताइए कि विश्व रेंजर दिवस ये कब मनाया गया। तो आंसर होगा 31 जुलाई को। तो वर्ल्ड रेंजर डे ये हर साल 31 जुलाई को ड्यूटी के दौरान मारे गए या घायल हुए रेंजरों की याद में मनाया जाता है। अब यहां से आप लिंक करके याद करो, एक इंपॉर्टेंट अवार्ड हम लोगों ने पढ़ा था, अंतरराष्ट्रीय रेंजर अवार्ड, जो मिला था महेंद्र गिरी को। महेंद्र गिरी कहां पे रेंजर है? वो रेंजर ऑफिसर है राजाजी नेशनल पार्क में। राजाजी नेशनल पार्क कहां पर है? उत्तराखंड में है। फिर बताइए, अभी हाल ही में मुस्लिम महिला अधिकार दिवस, मुस्लिम वुमेन राइट्स डे, ये कब मनाया गया? तो आंसर होगा 1 अगस्त को। तो 3 तलाक के खिलाफ कानून बनने के उपलक्ष्य में 1 अगस्त को पूरे देश में मुस्लिम महिला अधिकार दिवस मनाया जाता है। आपको याद होगा 1 अगस्त 2019 को 3 तलाक को कानूनी अपराध घोषित किया गया था। अच्छा, हमारे माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर कौन है? तो आंसर होगा मुख्तार अब्बास नकवी। फिर बताइए, विश्व स्तनपान सप्ताह हर साल किस महीने के पहले सप्ताह को मनाया जाता है? तो आंसर होगा अगस्त। तो वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक ये हर साल अगस्त के पहले सप्ताह में माताओं के लिए स्तनपान के महत्व पर जागरूकता बढ़ाने के लिए 1 से 7 अगस्त के बीच में मनाया जाता है। इस बार इसकी थीम क्या रही? स्तनपान की रक्षा करें, एक साझा जिम्मेदारी, प्रोटेक्ट ब्रेस्ट फीडिंग अ शेयर्ड रेस्पॉन्सिबिलिटी। बताइए, अभी हाल ही में इन एन आइडियल वर्ल्ड नाम की बुक को किसने लिखा? तो आंसर होगा कुणाल बसु ने। प्रसिद्ध उपन्यासकार हैं ये कुणाल बसु, और इन्होंने ही अपनी नई बुक लिखी है जिसका नाम है इन एन आइडियल वर्ल्ड, जिसे 2022 में रिलीज किया जाएगा। बाकी अशोक लवासा का नाम याद है क्या? एशियन डेवलपमेंट बैंक में वाइस प्रेसिडेंट है अभी ये। इन्होंने अभी एक बुक लिखी है, कौन सी? एन ऑर्डिनरी लाइफ पोर्ट्रेट ऑफ एन इंडियन जनरेशन। बीमल जालान आरबीआई के पूर्व गवर्नर हैं। द इंडियन स्टोरी नाम की बुक को लिखा इन्होंने। और अमर्त्य सेन का नाम याद रखना, क्योंकि इंपॉर्टेंट नाम है। इंपॉर्टेंट क्यों नाम है? क्योंकि ये भारत के पहले व्यक्ति हैं जिन्हें अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार मिला था। कब? 1998 में। और उसके जस्ट 1 साल बाद 1999 में इन्हें भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान, जिसे कहते हैं भारत रत्न, वो भी इनको मिल चुका है। अभी इन्होंने एक बुक लिखी है होम इन द वर्ल्ड, तो ये तो आपको याद रखना ही रखना है। एक अमिताभ घोष का नाम भी याद रखो, द लिविंग माउंटेन नाम की बुक लिखी है इन्होंने। बाकी आपसे पूछा जाए इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार किसे दिया गया 2021 का? डेविड डायोक नाम है। ये फ्रांस के लेखक हैं। इनके नॉवल का नाम है एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक। इसके अलावा 2-4 नाम मैं आपको हमेशा बताता हूं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक तो शरण कुमार लिम्बाले का नाम याद रखना, 30वां सरस्वती सम्मान मिला इन्हें इनके मराठी उपन्यास सनातन के लिए। शरद पगारे का नाम याद रखना, 30वां व्यास सम्मान मिला इन्हें इनके उपन्यास पाटलिपुत्र की सम्राज्ञी के लिए। और मोहन कृष्ण बोहरा का नाम भी याद रखो, 30वां बिहारी पुरस्कार मिला इन्हें इनके उपन्यास तस्लिमा संघर्ष और साहित्य के लिए। फिर बताइए, द मोस्ट इनक्रेडिबल ओलंपिक्स स्टोरीज नाम की बुक के लेखक कौन है? तो आंसर होगा लुसियानो वर्नेक। लुसियानो वर्नेक, इन्होंने ही ये द मोस्ट इनक्रेडिबल ओलंपिक्स स्टोरीज नाम की बुक लिखी है। ये बुक ओलंपिक की यात्रा के बारे में है। लुसियानो वर्नेक ये अर्जेंटीना से हैं और इन्होंने स्पोर्ट्स मीडिया में भी काम किया है। बाकी लोको जॉन्स के बारे में पढ़ा था हमने, अमेरिकन एथलीट है। अभी इन्होंने भी एक बुक लिखी थी ओवर इट नाम से। जेके रॉलिंग द क्रिसमस पिग नाम की बुक को लिखा, और रस्किन बॉन्ड इट इज अ वंडरफुल लाइफ नाम की बुक को लिखा। फिर बताइए, अभी हाल ही में पहली G20 संस्कृति मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता किसने की? तो आप सभी जानते हो उसका आंसर होगा इटली। इटली की कैपिटल रोम में हुई। और मैंने ऐसा क्यों कहा आप सभी जानते हो? क्योंकि आपको पता है 2021 में G20 देशों की अध्यक्षता कौन कर रहा है? इटली कर रहा है। तो अब यहां से जो भी मीटिंगें होंगी, जैसे कि संस्कृति मंत्रियों की होगी, रक्षा मंत्रियों की होगी, वित्त मंत्रियों की होगी, विदेश मंत्रियों की होगी, कोई भी मीटिंग होगी वो इटली में ही होगी। जो देश जिस साल जिसकी अध्यक्षता कर रहा होता है उसकी सारी मीटिंगें वहीं पे होती है। और इस बैठक में भारत को किसने रिप्रेजेंट किया? मीनाक्षी लेखी ने, जो उसकी संस्कृति राज्य मंत्री हैं। वैसे हमारे संस्कृति मंत्री कौन है? कल्चर मिनिस्टर। तो वही है जो ज्यादा घूमते हैं। जो ज्यादा घूमेंगे वो हर जगह का कल्चर देख पाएंगे। ऐसे याद करा था हमने, आंसर होगा जी किशन रेड्डी। बाकी देखो, G20 की बात होगी तो पिछले साल 2020 में G20 की अध्यक्षता थी सऊदी अरब के पास, 2021 में है इटली के पास, 2022 में होगी इंडोनेशिया के पास, और फिर आएगा हमारा नंबर 2023 में भारत के पास होगी। 2023 में तो आईसीसी वर्ल्ड कप भी होंगे जो भारत में होंगे। और 2023 में ही हमारे रेलवे ने क्या कहा था कि वो पूरी तरह से इलेक्ट्रिफाइड हो जाएगा। अच्छी बात है।
अच्छा, वैसे भारत के पास इस साल कोई काम वाम है कि नहीं है ना? ब्रिक्स की अध्यक्षता कर रहे हैं हम। वैसे इस साल G7 देशों की अध्यक्षता कर रहा है यूके, जिसकी थीम थी बिल्ड बैक बेटर। और 2021 में ही आसियान की अध्यक्षता ब्रुनेई में हुई, और 2021 में ही आसियान की बैठक हुई थी ब्रुनेई में। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की बैठक हुई थी कहाँ पे? दुशानबे, ताजिकिस्तान, दुशानबे में, जो कि ताजिकिस्तान की कैपिटल है। और बिम्स्टेक की अध्यक्षता इस साल कौन कर रहा है? श्रीलंका कर रहा है। देखो यहाँ पे बात इटली की है, इटली की कैपिटल रोम है। अच्छा, रोम किस नदी के किनारे स्थित है? तो टाइबर नदी के किनारे। और रोम से दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताता हूं मैं। एक तो फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर आपको मिलेगा रोम में। फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब होती है बताओ? 16 अक्टूबर 1945 को। इसीलिए तो 16 अक्टूबर को हम लोग वर्ल्ड फूड डे के रूप में मनाते हैं। लेकिन अगर एग्जाम में मान लो पूछ लें नेशनल फूड डे कब मनाते हैं, तो फिर आंसर करना जब यूनाइटेड नेशन डे मनाते हैं। जब आंसर करना जब पोलियो डे मनाते हैं, यानी कि 24 अक्टूबर को। और आपको याद होगा रोम में आपको वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का हेडक्वार्टर भी मिलेगा। अब यहां से कुछ याद आना चाहिए, आप लिंक करते रहो। देखो, चीजों को लिंक करते जाओगे ना तो आप बहुत कुछ रिवाइज कर लोगे बहुत कम समय में। यही इसका सबसे बड़ा बेनिफिट है, चीजों को लिंक कर करके पढ़ने का। अब जैसे यहीं पे पकड़ो, रोम से आपको याद आ गया वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का हेडक्वार्टर है। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम से आपको याद आएगा 2020 का नोबेल पीस प्राइज इसने जीता था। अब नोबेल पीस पुरस्कार से भी आप रिवाइज कर सकते हो 2 पॉइंट कि ये नोबेल पीस पुरस्कार कहाँ पे दिए जाते हैं। आपको कि स्टॉकहोम स्वीडन में दिए जाते हैं। फिर एक और प्रश्न बन जाएगा, और यही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो एग्जाम में आता है, कि नोबेल पुरस्कारों में एक पुरस्कार ऐसा है जो कि स्टॉकहोम में नहीं दिया जाता। कौन सा? पीस प्राइज, शांति का पुरस्कार। वो कहाँ पे दिया जाता है? ओस्लो, नॉर्वे में। तो इसी तरह से आपको पढ़ना है। पढ़ तो सब लेते हैं, पढ़ना कोई बड़ी बात नहीं है। एक चाय का ठेला लगाने वाला भी पढ़ तो लेता है, लेकिन पढ़ना कैसे है एग्जाम को क्रैक करने के लिए, ये आपको आना चाहिए। और डेली करंट अफेयर्स वाले लेक्चर में मैं आपको यही बताता हूं। तो अगर डेली आप हमारा करंट अफेयर्स का लेक्चर पढ़ते होंगे तो अब काफी चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। और अगर आपको चीजें नहीं भी समझ में आती है ना कि हम कैसे लिंक करें या कैसे पढ़ें, तो आपको कुछ नहीं करना, डेली हमारा लेक्चर देखना स्टार्ट कर दो, नहीं देखते हो तो। और जैसे जैसे मैं बताता जा रहा हूं वैसे वैसे करते जाओ। जब भी मैं आपको रिवाइज कराता हूं तो सिर्फ सुनने से काम नहीं चलेगा, मेरे साथ साथ बोलना स्टार्ट कर दो। अगर आपको चीजों को जल्दी याद करना है, आप चाहते हो कि जल्दी जल्दी चीजें याद हो जाए, तो सुनने की अपेक्षा उनको बोलना स्टार्ट कर दो। एक बार सुनो, 2 बार सुनो, 3 बार सुनो, बार बार मैं ये चीजें रिपीट करूंगा। चौथी बार में तो बोलना स्टार्ट करो, 5वीं बार में तो बोलना स्टार्ट करो। और हाँ, अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं करा तो इसे लाइक जरूर कर देना। और से अच्छा लगा हो तो प्लीज इन वीडियोस को सपोर्ट जरूर करना। मैं बहुत मेहनत से, बहुत दिल के साथ आप लोगों के लिए ये कंटेंट लेकर के आता हूँ। पूरा पूरा दिन लग जाता है, पूरी पूरी रात लग जाती है आप लोगों के लिए। न खाने का ध्यान रहता है न पीने का, लेकिन उसके बावजूद मैं देखता हूँ कि हमारे वीडियोस नहीं चल पा रहे, इनको रेस्पॉन्स नहीं मिल पा रहा है, इनको सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है आप लोगों का। तो अगर आप लोग चाहते हो इसी तरह से मैं आप लोगों के लिए कंटेंट लेकर आता रहूं, मेहनत करता रहूं आप लोगों के लिए, तो थोड़ी सी हेल्प तो आपको भी करनी पड़ेगी। एक कदम तो आपको भी आगे बढ़ाना पड़ेगा, इन्हें शेयर करना। जो भी आपका व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, टेलीग्राम पे, जो भी जहां पर भी आप अपने दोस्तों के साथ में, दोस्त तो होंगे ना, घर परिवार में भी पढ़ने वाले स्टूडेंट्स होंगे, तो उनके साथ शेयर कर दो। बाकी देखो, आगे बढ़े तो इटली की हमने करेंसी देख ली, यूरो है। प्रधानमंत्री कौन है? मारियो द्रागी हैं। और प्रेसिडेंट बने थे अभी सर्जियो मेटेरोला। बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में कोविड-19 के खिलाफ 100% टीकाकरण करने वाला पहला भारतीय शहर कौन सा बन गया है? तो आंसर होगा भुवनेश्वर। तो अभी उड़ीसा की जो कैपिटल है भुवनेश्वर, वो 100% कोविड-19 टीकाकरण प्राप्त करने वाला पहला भारतीय शहर बन गया है। और अगर आपसे पूछा जाए कि 100% वैक्सीनेशन करने वाला राज्य या यूनियन टेरिटरी कौन सा बना था, तो आंसर होगा लद्दाख बना था। कोरोना मुक्त होने वाला पहला यूनियन टेरिटरी कौन सा बना था? तो अंडमान निकोबार बना था। चलिए बताइए, गोल्डन राइस को मंजूरी देने वाला पहला देश कौन सा बना था? फिलीपींस बना था। और भारत का फर्स्ट मूवेबल फ्रेश वाटर टनल एक्वेरियम ये स्थापित किया गया कहाँ पे? बेंगलुरु में। अच्छा, भारत में टीकाकरण अभियान की शुरुआत कब हुई थी? 16 जनवरी से। पहला टीका किसको लगाया गया था? मनीष कुमार को, याद रखना। और एक और इंपॉर्टेंट प्रश्न याद रखना कि 24 घंटे 7 दिन नल के थ्रू फ्रेश वाटर देने वाला पहला शहर कौन सा बन गया? तो आंसर होगा पुरी, उड़ीसा का पुरी। और इसके लिए कौन सा अभियान चलाया? सुजल अभियान। बाकी भारत का 100% हर घर जल वाला राज्य कौन सा है? गोवा है। गोवा भी रेबीज मुक्त होने वाला पहला राज्य भी बना है। वैसे केंद्र सरकार का लक्ष्य क्या है? हर घर जल का 2024 का है, ध्यान रखना ये भी। बताइए, अभी हाल ही में मान कौर का निधन हो गया, वे क्या थी? वे धाविका थी।
तो अभी सबसे उम्रदराज महिला एथलीट थी ये मान कौर, जिनका भी निधन हो गया। वे 105 साल की थी और उन्हें चंडीगढ़ की मिरेकल मां के रूप में जाना जाता था। उन्होंने 2007 में चंडीगढ़ मास्टर्स एथलीट मीट में अपना पहला पदक जीता था और 2017 में ऑकलैंड में वर्ल्ड मास्टर्स गेम्स में 100 मीटर स्प्रिंट जीतने के बाद वो चर्चा में आ गई थी। और वैसे उनके नाम पे कई सारे वर्ल्ड रिकॉर्ड्स भी हैं और पिछले साल यानी कि 2020 में नारी शक्ति पुरस्कार से भी उनको सम्मानित किया गया था, लेकिन अभी उनका निधन हो गया 105 साल की उम्र में। और 105 साल से आपको कुछ याद आता है क्या? 105 साल की उम्र में साक्षरता परीक्षा पास करने वाली भागीरथी अम्मा का भी अभी निधन हो गया। ये केरल से थी। कुछ और इंपॉर्टेंट नाम मैं आपको बताऊं तो एक तो पद्मा सचदेव का नाम याद रखो। ये डोगरी भाषा की पहली आधुनिक महिला कवयित्री थी पद्मा सचदेव, जिनका भी निधन हो गया। डोगरी भाषा ये मुख्य रूप से कहाँ पे बोली जाती है, इसका संबंध किस क्षेत्र से है, ये प्रश्न आता है एग्जाम में, तो आंसर होगा जम्मू कश्मीर। और देखो भाषा की बात हुई है तो आपको याद होगा आपके संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भारतीय भाषाओं को शामिल किया गया है, तो आंसर होगा 22 को, जिनमें अगर बात करें कि 2003 में एक तो डोगरी भाषा को, एक बोडो भाषा, मैथिली भाषा, संथाली भाषा, इन सभी को शामिल किया गया था। अच्छा वैसे बात तो यहाँ निधन की चल रही है ना, तो देखो कुछ नाम मैं आपको बताता हूँ जो महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम की दृष्टि से। एक तो निर्मल कौर का नाम याद रखो, भारत की महिला वॉलीबॉल टीम की ये कैप्टन रह चुकी हैं, मिल्खा सिंह की वाइफ भी थी, ये निधन हो गया इनका। और निर्मल कौर से आपको लिंक करके याद आना चाहिए, एक गौरी अम्मा का नाम याद रखो, केरल की पहली राजस्व मंत्री थी, ये निधन हो गया इनका भी। एक चंद्रा नायडू भारत की पहली महिला कमेंट्रेटर थी, इनका भी निधन हो गया। और भारत की पहली महिला कार्डियोलॉजिस्ट कौन थी, कई बार मैं आपको बता चुका हूं, तो एस पद्मावती थी, इनका भी निधन हो गया। तो ये सारे नाम याद रखना। बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए भी किस भारतीय ने बजट एयरलाइंस जिसका नाम है अकाशा एयर, इसको लॉन्च करने की घोषणा की, तो आंसर होगा राकेश झुनझुनवाला ने। तो अरबपति निवेशक हैं ये राकेश झुनझुनवाला, इन्होंने अभी अकाशा एयर नाम से नई एयरलाइन कंपनी को शुरू करने की घोषणा की है। इनके अनुसार अगले 4 सालों में 70 एयरक्राफ्ट के साथ एक नई लो कॉस्ट एयरलाइन शुरू की जाएगी और इस एयरलाइन का नाम होगा अकाशा एयर। और देखो एयरलाइन से आपको याद होगा गो एयर, गो एयर ने अभी अपना नाम बदल के क्या कर लिया था, गो फर्स्ट कर लिया था। वैसे हमारे एविएशन मिनिस्ट्री नागरिक उड्डयन मंत्री कौन है, नए बन गए ज्योतिरादित्य सिंधिया। और यहां से एक और इंपॉर्टेंट प्रश्न बनेगा आपका कि नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो यानी कि ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी के डायरेक्टर जनरल अभी कौन बने, नासिर कमल बने हैं। अच्छा अगर मैं आपसे पूछूं कि महाराष्ट्र में जो औरंगाबाद एयरपोर्ट है उसका नाम बदल के क्या कर दिया गया था, संभाजी महाराज एयरपोर्ट कर दिया गया था। अयोध्या एयरपोर्ट का नाम बदल करके मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम एयरपोर्ट कर दिया गया और जेवर ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट का नाम बदलकर नोएडा इंटरनेशनल ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट कर दिया गया, तो यह भी ध्यान रखना। फिर बताइए नेशनल मिनरल इन्वेंटरी के आंकड़ों के अनुसार सोने के अयस्कों का सबसे बड़ा भंडार किस राज्य में स्थित है, तो आंसर होगा बिहार। तो अभी हाल ही में जारी नेशनल मिनरल्स इन्वेंटरी के डेटा के अनुसार 1 अप्रैल 2015 तक भारत में 501.83 मिलियन टन स्वर्ण अयस्क यानी कि ओर्स का भंडार था। इनमें से 17.22 मिलियन टन रिजर्व कैटेगरी में है और बाकी रिसोर्सेज कैटेगरी में रखा गया है। तो इसमें बताया कि स्वर्ण अयस्कों का सबसे बड़ा भंडार बिहार में है, इसके बाद राजस्थान में, फिर कर्नाटक में, फिर पश्चिम बंगाल में। देखो बिहार की कैपिटल पटना हो गई, मुख्यमंत्री हो गए नीतीश कुमार और गवर्नर है फागू चौहान। वैसे बिहार दिवस कब मनाया जाता है, जब हम वर्ल्ड वाटर डे मनाते हैं यानी कि 22 मार्च को, ये भी ध्यान रखना। बताइए अभी हाल ही में 7 लाख करोड़ के बाजार पूंजीकरण यानी कि मार्केट कैपिटलाइजेशन को हासिल करने वाली चौथी भारतीय कंपनी कौन सी बनी, इन्फोसिस। तो अभी इन्फोसिस ये 7 लाख करोड़ रुपए का बाजार पूंजीकरण हासिल करने वाली देश की चौथी कंपनी बन गई। वैसे बाजार पूंजीकरण मार्केट कैपिटलाइजेशन के मामले में भारत की पहली कंपनी कौन सी है, रिलायंस इंडस्ट्रीज है। सेकंड नंबर पे टीसीएस, थर्ड नंबर पे एचडीएफसी और फोर्थ नंबर पे इन्फोसिस आ गई। अब इन्फोसिस जिसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है, सीईओ सलील पारिक है। फिर बताइए अभी हाल ही में किसे वर्ष 2021 के लिए लोकमान्य तिलक पुरस्कार के लिए चुना गया है, तो आंसर होगा साइरस पूनावाला को। तो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे के ये संस्थापक हैं साइरस पूनावाला, जिनको 2021 के लिए लोकमान्य तिलक पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। उन्हें कोविड-19 महामारी के समय कोविशील्ड वैक्सीन का निर्माण कर लोगों की जान बचाने में मदद करने के लिए ये सम्मान मिलेगा।
अच्छा, वैसे सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के सीईओ कौन है? अदार पूनावाला है। और आपको याद आएगा फॉर्च्यून की वर्ल्ड्स 50 ग्रेटेस्ट लीडर्स की जो लिस्ट आई थी उसमें टॉप 10 में एकमात्र ये भारतीय थे, 10वें स्थान पे थे ये। वैसे उस लिस्ट में टॉप पे थी न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री जैसिंडा अर्डर्न। तो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने कौन सी दवाई बनाई है बताओ तो? कोवैक्सीन बनाई है या कोविशील्ड बनाई है? कोविशील्ड बनाई है। कोवैक्सीन तो भारत बायोटेक ने बनाई है। फिर बताइए अभी किसने प्रतिष्ठित विल आइजनर कॉमिक इंडस्ट्री अवार्ड जीता है? तो आंसर होगा आनंद राधाकृष्णन ने। तो ग्राफिक कलाकार हैं ये आनंद राधाकृष्णन, जिन्होंने ही ये विल आइजनर कॉमिक इंडस्ट्री अवार्ड जीता है, जिसे कॉमिक्स की दुनिया में ऑस्कर के बराबर माना जाता है। बाकी शकुंतला थिल्स्टेड विश्व खाद्य पुरस्कार 2021 जीता। नुक्लू फॉर्म बड़ा इंपॉर्टेंट नाम है, विटली अवार्ड 2021 जीता था, जिसे ग्रीन ऑस्कर भी कहा जाता है। अमूर फॉल्कन के संरक्षण के लिए ये नागालैंड के हैं और पहले भारतीय हैं ये सम्मान पाने वाले। बाकी रुमाना सिन्हा सहगल नेल्सन मंडेला मानवतावादी पुरस्कार 2020 जीता इन्होंने। फिर बताइए अभी हाल ही में ओलंपिक्स में हैट्रिक गोल करने वाली पहली भारतीय महिला हॉकी खिलाड़ी कौन बन गई थी? तो आंसर होगा वंदना कटारिया। तो वंदना कटारिया ये ओलंपिक के इतिहास में हैट्रिक गोल करने वाली, यानी कि एक ही मैच में 3 गोल करने वाली पहली भारतीय महिला हॉकी प्लेयर बन गई हैं। तो टोक्यो ओलंपिक में बात करेंगे तो वैसे तो हमारी जो महिलाओं की हॉकी टीम है वो चौथे स्थान पे रही है। इस बार तो वो मेडल नहीं ला पाई, लेकिन हाँ भारतीय पुरुष हॉकी टीम जरूर मेडल लेकर के आई है, ब्रोंज मेडल लेकर के आई है, ये आपको याद रखना है। और हमारी महिला हॉकी टीम के जो कोच थे कौन? सोजर्ड मरीजने, जो कि नीदरलैंड से थे, यानी कि डच से थे। अभी इन्होंने इनका कार्यकाल पूरा हो गया तो इन्होंने अब आगे महिला हॉकी टीम का कोच रहने से मना कर दिया। तो आपसे पूछा जा सकता है कि अभी तक भारतीय महिला हॉकी टीम के कोच कौन थे? सोजर्ड मारिजने। बाकी वंदना कटारिया से 2 पॉइंट मैंने आपको और बताए थे कि ये है कहां से, ये उत्तराखंड से है। तो अभी उत्तराखंड ने इनको 25 लाख रुपए का नगद पुरस्कार देने की घोषणा की। उसके अलावा अभी उत्तराखंड सरकार ने ही इन्हें महिला सशक्तिकरण विभाग ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया है, वंदना कटारिया को। वैसे हमारी महिला हॉकी टीम की कैप्टन कौन है? रानी रामपाल है, जिनको 2020 का राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिला था। और ये पहली महिला हॉकी प्लेयर है ये सम्मान पाने वाली। और हाँ, एक बार फिर मैं आप सभी लोगों को फिर से याद दिला दूं कि टोक्यो ओलंपिक पूरे हो चुके हैं और यहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आप डेफिनेटली पक्का समझें, 1-2 मार्क्स आपके यहां से आने ही वाले हैं, तो इनको बिल्कुल भी मिस मत करना। ये मार्क्स आपके फ्री के मार्क्स हैं, तो यहां से बिल्कुल भी लापरवाही मत करना। टोक्यो ओलंपिक वाले टॉपिक से जितने भी इंपॉर्टेंट सेलेक्टेड क्वेश्चन बन सकते थे उन सभी को कलेक्ट करके मैंने आप लोगों के लिए एक एक्सक्लूसिव ऑडियो बना दिया है, तो उसको आप जरूर से सुन लेना। एग्जाम से पहले तो एक बार सुन ही लेना, और जब भी आप ऑडियो सुनो तो एक बात ध्यान रखना, फर्स्ट टाइम में आप पूरा उसको सुनना, लिखने की कोशिश मत करना, क्योंकि मैंने सारे क्वेश्चन आपको इस तरह से को रिलेट करते हुए पढ़ाने की कोशिश की है ताकि आपके लिए जो सारे क्वेश्चन है, जो पूरा टॉपिक है, बहुत ईजी हो जाए याद करना। तो पहले पूरा बिल्कुल सुनना ताकि आपको पिक्चर समझ में आ जाएगी कैसे क्या चल रहा है। उसके बाद दूसरे या तीसरे बाद में आराम से आप बैठ करके लिख सकते हो सारे क्वेश्चंस को। तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, टोक्यो ओलंपिक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करके। जैसे ही आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो मेरी ऑडियो प्रोफाइल पे चले जाएंगे, वहां पे वो ऑडियो मिल जाएगा, और भी जितने इंपॉर्टेंट ऑडियोज अपलोड हुए हैं वो सारे आपको वहां पे मिल जाएंगे। वहां पे जाकर के आप मुझे फॉलो कर लीजिए, पास में बेल आइकन को क्लिक कर लीजिएगा ताकि जब भी इस तरह के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे ऑडियो अपलोड हो उनका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और अगर ऑडियो अच्छा लगता है और ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना अपने दोस्तों के साथ में। अभी हम बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए अभी हाल ही में भारतीय शटलर पीवी सिंधु ने टोक्यो ओलंपिक में कौन सा मेडल जीता? तो आंसर होगा आपको पता है, ब्रोंज मेडल आएगा। पीवी सिंधु ये एक शटलर हैं, बैडमिंटन प्लेयर हैं, ये याद रखना है। और आपको याद होगा इससे पहले भी जो रियो ओलंपिक्स हुए थे 2016 में, उसमें भी इन्होंने सिल्वर मेडल जीता था। तो आप कह सकते हो ये लगातार दूसरा ओलंपिक मेडल है उनका। तो लगातार 2 ओलंपिक में मेडल जीतने वाली ये पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बन गई है और दूसरी भारतीय बन गई है। बात समझ में आ रही है मैं क्या बोल रहा हूँ? पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बन गई है लगातार 2 ओलंपिक में मेडल जीतने वाली, लेकिन दूसरी भारतीय व्यक्ति बन गई है, क्योंकि इनसे पहले ये कारनामा सुशील कुमार कर चुके हैं जो कि पहलवान थे। उन्होंने 2008 के बीजिंग ओलंपिक में ब्रोंज जीता था और 2012 के ओलंपिक्स में सिल्वर जीता था। उसी तरह से आप देखोगे कि ओवरऑल बैडमिंटन में हम बात करेंगे तो भारत का ये तीसरा पदक है जो कि पीवी सिंधु लेकर के आई है। एक्चुअली में पहला पदक बैडमिंटन में साइना नेहवाल लेकर के आई थी 2012 लंदन ओलंपिक्स में, ब्रोंज मेडल लाई थी वो। उसके बाद दूसरा जो मेडल है वो 2016 के रियो ओलंपिक में पीवी सिंधु लेकर के आई थी, कौन सा? सिल्वर मेडल। और अभी 2020 के ये टोक्यो ओलंपिक में ये ब्रोंज मेडल लेकर के आई है। तो तीसरा हो गया ना इनका।
देखो पीवी सिंधु से एक प्रश्न मैं आपको बताता हूं जो कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है कि बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप में गोल्ड जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी थी। आंसर होगा पीवी सिंधु। 2019 की बात है ये, और मैंने आपको कहा कई बार एग्जाम में ये प्रश्न डायरेक्ट छपा है, तो ये याद रखना। बाकी देखो बैडमिंटन की बात चल रही है तो एक स्टैटिक प्रश्न और याद रख लो कि कुआलालंपुर मलेशिया में बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन का हेडक्वार्टर है। इसके अध्यक्ष कौन है? पॉल एरिक है। बताइए किसने हंगेरियन ग्रैंड प्री 2021 का खिताब जीता? तो आंसर होगा इस्टबैन ओकॉन ने। तो फ्रांस के फॉर्मूला 1 ड्राइवर हैं ये इस्टबैन ओकॉन, और अल्पाइन रेनॉल्ट के ये ड्राइवर हैं, और अभी इन्होंने ही हंगेरियन ग्रैंड प्री फॉर्मूला 1 रेस को जीत लिया है। पहली बार शायद इनका नाम आप सुन रहे होंगे, पहली बार इन्होंने कोई रेस जीती है, वरना मैक्सिमम टाइम हैमिल्टन, लुइस हैमिल्टन या फिर मैक्स वर्स्टेपन ही जीतते थे। तो उन दोनों के नाम तो आपको याद रखने ही है, वो किस कंट्री से बिलोंग करते हैं और किस कंपनी की गाड़ी चलाते हैं। देखो लुइस हैमिल्टन की बात करेंगे तो ब्रिटेन से हैं और मर्सिडीज के ड्राइवर हैं। मैक्स वर्स्टेपन की बात करेंगे तो नीदरलैंड से हैं और रेडबुल की ड्राइवर हैं। और अगर आप में से इस वीडियो को कोई वेरी फर्स्ट टाइम देख रहा है तो आपको बता दूं, अभी तक इस साल जितनी भी फॉर्मूला 1 रेस हुई है उन सभी की क्विज बना करके आपकी क्रेक एग्जाम एप्लीकेशन पे अपलोड कर दी गई है। तो वहां जाकर के आप इनकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। अच्छे से कहने का मतलब क्या है, 4-5 बार, जब भी आपको दिन भर में 2-5 मिनट फ्री तो मिलते ही होंगे ना। ऐसा तो है नहीं कि 24 घंटे आप पढ़ने में ही लगे रहते होंगे। जैसे आप दिन भर पढ़ाई करके शाम को छत पे थोड़ा सा टहल रहे हो, ऐसे ही फ्री बैठे हो, तो क्विज खोल के बैठ जाओ। कितना समय लगता है? 2-3 मिनट लगते हैं। तो आप 5-7 बार क्विज लगाओगे, सारे नाम आपको रटे जाएंगे। यकीन करो, करके देखना। एप्लीकेशन का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बढ़ते आगे। बताइए अभी हाल ही में किसने भारत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर ऑल पहल शुरू करने की घोषणा की? तो आंसर होगा इंटेल ने। तो अभी इंटेल ने सीबीएसई और शिक्षा मंत्रालय के सहयोग से भारत में सभी के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बुनियादी समझ पैदा करने के उद्देश्य से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर ऑल पहल शुरू करने की घोषणा की है। तो इंटेल के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर सिटीजन प्रोग्राम के आधार पर इसे शुरू किया जाएगा। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर ऑल जो है ये एक 4 घंटे का प्रोग्राम होगा, और इसका उद्देश्य क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित अर्थव्यवस्था का निर्माण करना और हर किसी को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होती है इसकी जानकारी देना। देखो इंटेल की बात करेंगे, इसका हेडक्वार्टर मिलेगा कैलिफोर्निया यूएस में। इसके सीईओ हैं पैट गेल्सिंगर। संस्थापक कौन थे? जॉर्डन मूर और रॉबर्ट नोएस्ट है। अच्छा, अभी आपको याद होगा सीबीएसई ने अभी 6ठी से लेकर 8वीं तक की कक्षा में कोडिंग और 8वीं से 12वीं तक की कक्षा में डेटा साइंस को जोड़ने के लिए माइक्रोसॉफ्ट के साथ समझौता भी किया था। बाकी सीबीएसई मतलब होता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। इसके अध्यक्ष हैं मनोज आहूजा। इसने अभी दोस्त फॉर लाइफ एप्लीकेशन को भी लॉन्च किया था। शिक्षा मंत्री कौन है हमारे? धर्मेंद्र प्रधान है। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए कि शिक्षा जो है किस सूची का विषय है? समवर्ती सूची का। और आपको याद होगा अभी किस राज्य ने 2020 को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का वर्ष घोषित किया था? तो तेलंगाना ने। और अगर आपसे पूछा जाए कि भारत का पहला रैपिड इलेक्ट्रॉनिक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित कोविड-19 परीक्षण किट, जिसको कहते हैं कोवी होम, इसको किसने डेवलप किया? तो आंसर होगा आईआईटी हैदराबाद ने। अभी आपको याद होगा रक्षा मंत्रालय ने आईआईटी कानपुर के साथ देश का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित शिकायत प्रबंधन एप्लीकेशन को भी डेवलप किया था। और हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कानूनी अनुसंधान में न्यायाधीशों की सहायता के लिए एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड पोर्टल भी लॉन्च किया था, और उस पोर्टल का नाम क्या है? सुपेस, SUPACE। तो ये भी आप ध्यान रखना। फिर बताइए अभी हाल ही में किस बैंक ने दुकानदार ओवरड्राफ्ट योजना को शुरू किया? तो आंसर होगा HDFC बैंक। तो अभी HDFC बैंक ने छोटे खुदरा विक्रेताओं के लिए एक ओवरड्राफ्ट सुविधा को शुरू करने की घोषणा की है। इसे दुकानदार ओवरड्राफ्ट योजना के रूप में जाना जाता है। इसका उद्देश्य है दुकानदारों और व्यापारियों को नकदी की कमी को दूर करने में मदद करना। तो इसमें जो दुकानदार है 50,000 रुपए से लेकर 10 लाख रुपए तक का ओवरड्राफ्ट ले सकेंगे। ओवरड्राफ्ट मतलब क्या होता है समझाया था मैंने आप लोगों को। जैसे आपके अकाउंट में पैसे कम है या पैसे नहीं है, लेकिन आपको पैसे की जरूरत पड़ गई, तो ओवरड्राफ्ट सुविधा का उपयोग करके आप अपने अकाउंट से ज्यादा पैसे निकाल सकते हो। आप कहोगे ये तो लोन की तरह हो गया। हाँ बिल्कुल, आप इसे लोन की तरह ही समझ सकते हो। ये कम समय के लिए होता है, लेकिन इसमें ब्याज ज्यादा लगता है। लेकिन इसका फायदा ये हो गया, जैसे आप पर्सनल लोन लेने जाते हो तो उसका काफी लंबा प्रोसेस होता है। इसमें ऐसा नहीं है, तुरंत आप पैसे निकाल सकते हो। एक लिमिट दी होती है, उस लिमिट के अनुसार ही आप निकाल सकते हो। कि आपके ओवरड्राफ्ट की लिमिट 1 लाख है तो 1 लाख तक निकालोगे, 10 लाख है तो 10 लाख तक निकालोगे। इसलिए तो प्रश्न में क्या कहा था, इसमें दुकानदार 50,000 रुपए से लेके 10 लाख रुपए तक का ओवरड्राफ्ट ले सकते हैं इस योजना के अंतर्गत।
बाकी देखो HDFC बैंक ने, आपको याद होगा, डॉक्टर को श्रद्धांजलि देने के लिए सलाम दिल से पहल को शुरू किया था। फेडरल बैंक की बात करें तो फेडी नाम से एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड वेरिएंट असिस्टेंट भी लॉन्च किया इन्होंने। और जन स्मॉल फाइनेंस बैंक की बात करेंगे तो आई चूज माई नंबर सुविधा को शुरू किया था। बाकी HDFC बैंक का मुंबई में हेडक्वार्टर मिल जाएगा। इसके मैनेजिंग डायरेक्टर हैं शशिधर जगदीशन। टैगलाइन होती है वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड। फिर बताइए, भारत बिल पेमेंट सिस्टम ने किसे अपना CEO नियुक्त किया? तो आंसर होगा नुपुर चतुर्वेदी ने। तो अभी भारत बिल भुगतान प्रणाली ने पेयू और एयरटेल पेमेंट बैंक के पूर्व कार्यकारी नुपुर चतुर्वेदी को अपना नया CEO नियुक्त किया है। बाकी पद्म कुमार माधवन नायर नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी यानी कि बैड बैंक के ये पहले MD बने। अरमान गिरिधर आप जानते हो, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के ये अध्यक्ष बने, नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया के। और प्रदीप चंद्रन नायर असम राइफल्स के 21वें महानिदेशक बने। ये असम राइफल्स, जिसे पूर्वोत्तर भारत का प्रहरी कहा जाता है, इसका हेडक्वार्टर मिलेगा आपको मेघालय की कैपिटल शिलोंग में। बताइए, अभी हाल ही में नौसेना के नए उप प्रमुख वाइस चीफ कौन बन गए? तो आंसर होगा SN घोरमड़े। बाकी राकेश अस्थाना दिल्ली पुलिस कमिश्नर बने। कुलदीप सिंह CRPF के डायरेक्टर जनरल हैं, लेकिन अभी इन्हें एडिशनल चार्ज मिला था नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का। बाकी बसवराज बोम्मई की बात करेंगे तो कर्नाटक के ये नए मुख्यमंत्री बने। अच्छा, आप तो ये बताओ, हमारे नौसेना प्रमुख कौन है? नेवल चीफ करमबीर सिंह है। और नौसेना दिवस कब मनाते हैं? 4 दिसंबर को। एयर चीफ मार्शल कौन है? राकेश कुमार सिंह भदौरिया है। और एयरफोर्स डे कब मनाया जाता है? 8 अक्टूबर को। बाकी थल सेना प्रमुख हमारे हैं मनोज मुकुंद नरवणे, और थल सेना दिवस मनाया जाता है 15 जनवरी को। वैसे देश के पहले CDS चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है? जनरल बिपिन रावत है। तो ये भी ध्यान रखना, बढ़ते आगे। अच्छा बताइए, अभी हाल ही में लेखा महानियंत्रक CGA कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स के रूप में किसे नियुक्त किया गया? आंसर होगा दीपक दास। ध्यान से सुनना, CAG कैग नहीं है, ये CGA है, यानी कि कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स। तो ये बन गए हैं दीपक दास। इस तरह से ये 25वें अधिकारी बने हैं इस पद को संभालने वाले, यानी कि ये 25वें CGA हैं। और वैसे CAG कौन है? कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, जो कि आपके जम्मू कश्मीर के पहले उप राज्यपाल थे। अब आप ही कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताइए कौन है वो। बाकी SN घोरमड़े नौसेना के नए उप प्रमुख वाइस चीफ बने। जगजीत पावड़िया की बात करेंगे, इंटरनेशनल नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड के अध्यक्ष बने। इंटरनेशनल नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड का हेडक्वार्टर कहां पर है? एग्जाम में आ गया तो क्या करोगे? वियना, ऑस्ट्रिया। बाकी राकेश अस्थाना दिल्ली पुलिस कमिश्नर बने। बताइए, प्रधानमंत्री कार्यालय में सलाहकार ने इस्तीफा दे दिया, उनका नाम क्या है? तो आंसर होगा अमरजीत सिन्हा। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सलाहकार एडवाइजर थे अमरजीत सिन्हा, जिन्होंने भी इस्तीफा दे दिया। और अभी आपको याद भी होगा, अभी मार्च की ही बात है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुख्य सलाहकार हुआ करते थे PK सिन्हा, उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया था। PK मिश्रा की बात अलग है, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रिंसिपल सेक्रेटरी बने हुए हैं, प्रमुख सचिव। अभी इन्होंने इस्तीफा नहीं दिया। बाकी भास्कर खुलबे की बात करेंगे तो देखो, आपको याद आएगा पिछले साल की बात है, एक तो भास्कर खुलबे और अमरजीत सिन्हा, इन दोनों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सलाहकार बनाया गया था, जिसमें से अमरजीत सिन्हा ने अभी इस्तीफा दे दिया। भास्कर खुलबे अभी भी ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एडवाइजर बने हुए। अजीत डोभाल तो आप जानते ही हो, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है। फिर बताइए, अभी हाल ही में बुल्गारी ने किस बॉलीवुड अभिनेत्री को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया? तो आंसर होगा प्रियंका चोपड़ा को। इटली की एक लग्जरी ब्रांड है ये बुल्गारी, जिसने ही प्रियंका चोपड़ा को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। ये जो बुल्गारी है, ये अपनी ज्वेलरी, घड़ियों, परफ्यूम्स, लेदर के सामान, ये सब बनाती है। अभी प्रियंका चोपड़ा ने एक बुक भी लिखी थी जिसका नाम है अनफिनिश्ड। विद्या बालन की बात करेंगे तो इनके नाम पे कश्मीर के गुलमर्ग में एक फायरिंग रेंज का नाम रखा गया था। दिया मिर्जा यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम की ये गुडविल एम्बेसडर हैं। और करीना कपूर, इन्होंने बुक लिखी थी अभी द प्रेगनेंसी बाइबल नाम से। अच्छा बताइए, मार्च 2022 में डिफेंस एक्सपो का आयोजन ये कहां पे किया जाएगा? तो आंसर होगा गांधीनगर, गुजरात में। तो अगला डिफेंस एक्सपो ये होगा कब? मार्च 2022 में होगा, गुजरात की राजधानी गांधीनगर में होगा। और ये डिफेंस एक्सपो याद रखना 2 साल में एक बार होता है, और जो अगली बार होगा, मतलब ये जो 2022 में होगा, ये इसका 12वां एडिशन होगा। अच्छा, पिछला वाला जो डिफेंस एक्सपो है ये कहां पे हुआ था? उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हुआ था, फरवरी 2020 में। और गुजरात में पहली बार ये डिफेंस एक्सपो का आयोजन किया जाएगा। और इसकी एक टैगलाइन भी दी गई है, द इमर्जिंग डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हब।
देखो हथियारों से मैं आपको बता दूं, हथियारों की प्रदर्शनी वगैरह लगती है यहाँ पे। तो सिप्री की एक रिपोर्ट आई थी, उसमें बताया था कि हथियार आयात यानी कि इंपोर्ट करने के मामले में भारत दूसरे स्थान पर है, पहले स्थान पे सऊदी अरब है। और सिप्री की एक और रिपोर्ट आई थी जिसमें बताया था सैन्य खर्च के मामले में टॉप पर है यूएसए, सेकंड पे चाइना है और थर्ड नंबर पे आता है भारत। फिर बताइए, अभी हाल ही में राजस्थान सरकार ने प्रत्येक श्रेणी के लिए न्यूनतम मजदूरी में प्रतिदिन कितने रुपए की वृद्धि करने का निर्णय लिया? तो आंसर होगा 27 रुपए। मतलब अब हर श्रेणी में जो प्रतिदिन की न्यूनतम मजदूरी है उसे 27 रुपए बढ़ा दिया जाएगा। जैसे कि अभी तक अकुशल कामगारों को 225 रुपए प्रतिदिन मिलते थे, तो अब 27 रुपए बढ़ा करके उनको 252 रुपए मिला करेंगे। उसी तरह से अर्धकुशल श्रमिकों को 237 रुपीज प्रतिदिन के हिसाब से मिलते थे, अब 264 रुपए मिलेंगे। मतलब कोई सी भी श्रेणी हो गई 27 रुपए बढ़कर मिलेंगे, ये आपको ध्यान रखना है। बात राजस्थान की, राजस्थान की कैपिटल जयपुर है। जयपुर को पिंक सिटी बोलते हैं, अभी इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा भी मिला था। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं, गवर्नर हैं कलराज मिश्र और यहाँ के चीफ जस्टिस है इंद्रजीत मोहंती। अभी देश का 52वां टाइगर रिजर्व जो बना है वो राजस्थान का चौथा टाइगर रिजर्व है, रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य, जो आपको मिलेगा बूंदी में। और अगर आपसे पूछा जाए कि जीनोम सीक्वेंसिंग की सुविधा शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना, तो आंसर होगा राजस्थान ही। फिर बताइए, अभी हाल ही में बेंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड ने एयरपोर्ट इन अ बॉक्स के लिए किसके साथ समझौता किया? तो आंसर होगा आईबीएम। और कितने सालों के लिए ये समझौता हुआ है? 10 सालों के लिए। तो इस समझौते का उद्देश्य क्या है? बेंगलुरु एयरपोर्ट को स्मार्ट हवाई अड्डा बनाना। और ये जो बेंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट है इसी को केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहते हैं। अब आपको याद आएगा, इसने अभी नेट एनर्जी न्यूट्रल स्टेटस भी प्राप्त किया था। अभी वॉइस ऑफ द कस्टमर का अवार्ड भी इसको मिला था। और इसने ही भारत का पहला समर्पित एक्सप्रेस कार्गो टर्मिनल खोलने की भी घोषणा की थी। आईबीएम मतलब हो गया इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है, सीईओ अरविंद कृष्णा है। और यहां से बता चुका हूं मैं आपको, एक प्रश्न एग्जाम में आया था कि आईबीएम का ही दूसरा नाम क्या है। नहीं, प्रश्न इस तरह से था, बिग ब्लू, बिग ब्लू के नाम से किसे जाना जाता है? 2-3 ऑप्शन दिए थे, तो इसका आंसर होगा आईबीएम। आईबीएम का ही निकनेम है बिग ब्लू, ये याद रखना। बताइए, अभी हाल ही में किस देश के लैंडस्केप गार्डन सिटियो बुर्ले मार्क्स को यूनेस्को की विश्व धरोहर का दर्जा मिला है? तो आंसर होगा ब्राजील को। तो सिटियो बुर्ले मार्क साइट ये ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरियो में एक लैंडस्केप गार्डन है, जिसे अभी यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में जोड़ा गया है। और इस साइट का नाम ब्राजील के लैंडस्केप आर्टिस्ट बुर्ले मार्क्स के नाम पर रखा गया है, जिन्हें पार्कों और बगीचों के डिजाइन ने उन्हें विश्व प्रसिद्ध बना दिया था। और 1985 तक तो ये जो साइट है सिटियो बुर्ले मार्क साइट, ये उनका ही घर हुआ करता था। बाकी बात ब्राजील की है, ब्राजील की कैपिटल ब्राजीलियन रियल है, करेंसी है ब्राजीलिया और प्रेसिडेंट है जेयर बोल्सनारो। अभी आपको याद होगा यूनेस्को ने लिवरपूल को विश्व विरासत सूची से बाहर कर दिया था। चलिए कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताइए, भारत का 39वां और 40वां 39th और 40 नंबर का वर्ल्ड हेरिटेज साइट विश्व धरोहर स्थल कौन सा बन गया है? यूनेस्को मतलब हो गया यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। हेडक्वार्टर मिलेगा आपको पेरिस में और इसके डायरेक्टर जनरल कौन है? ऑद्रे उजाले हैं। फिर बताइए, अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने देश के कितने बाघ रिजर्व को CATS मान्यता प्रदान की है? तो आंसर होगा 14। अब ये CATS मतलब क्या हो गया? कंजर्वेशन अश्योर्ड टाइगर स्टैंडर्ड्स। मतलब बाघों के संरक्षण के लिए जो सबसे बेहतर स्टैंडर्ड या सबसे बेहतर मानक होते हैं उसे ही कहते हैं CATS। तो आप जानते हो वर्तमान में भारत में टोटल कितने टाइगर रिजर्व हैं? 52 है। तो जिनमें से 14 टाइगर रिजर्व को ये मान्यता दी गई है। अब ये 14 टाइगर रिजर्व कौन कौन से हैं? देखो, असम से 3 है, मानस, काजीरंगा और औरंग टाइगर रिजर्व। महाराष्ट्र का है पेंच टाइगर रिजर्व, बिहार से वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है, उत्तर प्रदेश का दुधवा टाइगर रिजर्व है, पश्चिम बंगाल का सुंदरबन टाइगर रिजर्व है, केरल का परम्बिकुलम टाइगर रिजर्व है, कर्नाटक का बांदीपुर टाइगर रिजर्व हो गया, तमिलनाडु से 2 है, मधुमलाई और अन्नामलाई टाइगर रिजर्व, और मध्य प्रदेश से 3 है, कान्हा, पन्ना और सतपुड़ा टाइगर रिजर्व। ये जो सतपुड़ा टाइगर रिजर्व है ना, इसका नाम आपने बहुत बार सुना होगा। कहां सुना बताइए? तो एक तो विश्व धरोहर की संभावित सूची में इसको शामिल किया गया था, उसके अलावा अभी इसे अर्थ हीरोज पुरस्कार भी मिला था, अर्थ गार्जियन श्रेणी में। याद आया? तो अगर आपको ये 14 याद नहीं रहते ना, तो अपने अपने स्टेट का आप याद रख लेना बस, क्योंकि स्टेट के आप एग्जाम दोगे तो प्रायोरिटी यही बनेगी कि आपके स्टेट का पूछा जाएगा। बाकी टाइगर प्रोजेक्ट कब आया? 1973 में आया। पूछा जाए कि प्रोजेक्ट एलिफेंट कब आया था? 1992 में। और भारत का पहला टाइगर रिजर्व कौन सा था? जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व था।
याद रखना जिम कॉर्बेट ये सबसे पुराना नेशनल पार्क है भारत का, जिसको पहले किस नाम से जाना जाता था ये प्रश्न पूछा जाता है, क्योंकि ये सबसे पुराना है, या कह दीजिए पहला नेशनल पार्क है, तो इसको बोला जाता था हेली नेशनल पार्क, जो मिलेगा आपको उत्तराखंड में। और अभी सबसे नया यानी कि 52वां कौन सा बना, राजस्थान का जो कि चौथा टाइगर रिजर्व है वो है रामगढ़ विषधारी, जो आपको मिलेगा बूंदी राजस्थान में। अच्छा चलो बताओ, अभी अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस इंटरनेशनल टाइगर डे हम लोगों ने कब मनाया, तो आंसर होगा 29 जुलाई को। इसकी थीम क्या थी, उनका अस्तित्व हमारे हाथों में है, देयर सर्वाइवल इन अवर हैंड्स। भारत में टोटल कितने बाघ हैं, 2967। सबसे ज्यादा मिलेंगे आपको मध्य प्रदेश में, कितने, 526। और टाइगर मैन ऑफ इंडिया किन्हें कहा जाता है, कैलाश सांखला को कहा जाता है। और बाघों को डबल करने का लक्ष्य कब का है, 2022 का है। और समय से पहले किसने डबल किया था, पीलीभीत टाइगर रिजर्व ने, जो कि उत्तर प्रदेश का, इसीलिए तो उसे TX2 अवार्ड मिला था। तो ये सारे पॉइंट्स ध्यान रखना, बढ़ते आगे। अच्छा बताइए, अभी हाल ही में निसार नाम का एक मिशन लॉन्च करने के लिए किन दो अंतरिक्ष एजेंसियों ने समझौता किया, तो आंसर होगा इसरो और नासा। निसार का मतलब हो गया नासा इसरो सिंथेटिक एपर्चर रेडार। तो नासा और इसरो मिलकर के ये निसार नाम के उपग्रह का निर्माण कर रहे हैं, जिसे 2023 में लॉन्च किया जाएगा। इसका उद्देश्य क्या है, ये ऊपर से पृथ्वी की सतह पर जो परिवर्तन हो रहे हैं ना, उन्हें ऑब्जर्व करेगा। और ऐसा कहा गया है कि ये जो निसार है ये दोहरी आवृत्ति यानी कि ड्वेल फ्रीक्वेंसी का उपयोग करने वाला पहला सैटेलाइट होगा। अच्छा, अभी नासा से आपको याद होगा, चलिए आप बताइए, भी नासा ने मंगल पर अपना कौन सा रोवर भेजा था, तो परसेवरेंस रोवर। और वहां पे उसने एक हेलीकॉप्टर भी उड़ाया था जिसको कहते हैं इंजीन्यूटी। यूनाइटेड अरब अमीरात के मंगल मिशन का नाम है होप मिशन। चाइना के मंगल मिशन का नाम है तियानवेन 1, और उसके साथ जो उन्होंने रोवर भेजा था उसका नाम है जुरोंग। और भारत का जो मंगलयान था उसका चित्र आपको अपनी किस करेंसी नोट पे मिलेगा, 2000 रुपए के नोट पे मिलेगा। याद रखना, मंगलयान को किस रॉकेट की सहायता से भेजा गया था, ये पूछेंगे तो PSLV C-25। और इसी तरह से आपको याद होगा चंद्रयान 1, इसे किस रॉकेट की सहायता से भेजा गया था, PSLV C-11। चंद्रयान 2 को GSLV Mark 3। और इसके साथ जो लैंडर गया था उसका नाम विक्रम था, जो रोवर गया था उसका नाम प्रज्ञान था, ये भी ध्यान रखना। अच्छा बताइए, अभी हाल ही में ई-रूपी प्लेटफॉर्म को किसने लॉन्च किया, तो आंसर होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। अभी 2 अगस्त 2021 को ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ई-रूपी प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है। ई-रूपी एक डिजिटल प्रीपेड वाउचर है, ये इलेक्ट्रॉनिक वाउचर पर आधारित एक डिजिटल पेमेंट सिस्टम आप इसे कह सकते हो। मतलब इसमें आपको न तो कोई कार्ड वगैरह चाहिए, न इंटरनेट बैंकिंग वगैरह चाहिए, न बैंक अकाउंट चाहिए, न कोई स्मार्टफोन होना चाहिए। सिंपल सा फोन होगा, आपका काम चल जाएगा। मतलब एक प्रीपेड गिफ्ट वाउचर की तरह है ये, जिसे SMS या QR कोड के रूप में लाभार्थियों को दिया जाएगा। इसका फायदा किन्हें मिलेगा, तो मतलब जितनी भी योजनाएं हैं उन योजनाओं में जैसे लाभार्थियों को पैसे दिए जाने हैं, तो वहां पे इसका इस्तेमाल किया जाएगा। मतलब इसके इस्तेमाल से उनके बीच में पैसे कोई खा नहीं सकता है, डायरेक्ट पैसा उनके पास पहुंच जाएगा। और याद रखना, सबसे पहले इसे हेल्थ सिस्टम में लागू किया जाएगा। इसे बनाया किसने है, ये भी याद रखो, NPCI नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने, जिसके CEO हैं दिलीप अस्पे। इसको आप ऐसे समझो जैसे कि एक योजना चल रही है, मैं सरकार हूं, मैं नरेंद्र मोदी हूं, तो मेरे भाइयों और बहनों को पैसा जाना है, मुझे आपको पैसा भेजना है, तो मैं आपको एक वाउचर ट्रांसफर करूंगा। अब उस वाउचर को लेकर के आप एक सिस्टम के पास जाओगे जो भी निर्धारित किया होगा, वहां पे जाकर के वो वाउचर आप दे दोगे, आपको वो पैसे दे देंगे। तो इस तरह से है, मतलब मैंने आपको एक उदाहरण दिया है समझाने के लिए। तो इसमें ना तो आप देखो कार्ड का इस्तेमाल हो रहा, ना कोई इंटरनेट बैंकिंग का इस्तेमाल हो रहा, ना आपके बैंक अकाउंट का इस्तेमाल हो रहा। तो इस तरह से ये काम करेगा। और इसकी सबसे बड़ी खास बात ये हो जाएगी कि जिसके नाम पे पैसा जारी किया गया है उसी को वो पैसा मिलेगा, मतलब बीच में कोई खा नहीं सकता। ये प्रॉब्लम भी क्लियर हो गई। काम के लिए वो वाउचर दिया जा रहा है, जो पैसा आपको दिया जा रहा है उसी काम में आपको वो इस्तेमाल करना है। अभी आपको याद होगा, भारत ने भूटान में भीम पेमेंट इंटरफेस को भी लॉन्च किया था। और पैसे से आपको बता दूं, चलो आपसे पूछता हूं, अभी किस देश ने बिटकॉइन को लीगल करेंसी घोषित किया, तो आंसर होगा अल सल्वाडोर ने। और अभी नाइजीरिया ने किस नाम से क्रिप्टो करेंसी को लॉन्च करने की घोषणा की, ई नायरा नाम से। नाइजीरिया की कैपिटल अबूजा है और यहाँ की एक महिला है नागोजी ओंकाजा इवेला, जो कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की पहली महिला डायरेक्टर जनरल है, तो इनका नाम भी याद रखना। फिर बताइए, अभी किस बैंक ने सिम बाइंडिंग फीचर को लॉन्च किया, तो आंसर होगा SBI ने। तो ये एक नया सिक्योरिटी फीचर है जिसका नाम रखा है सिम बाइंडिंग। ये SBI अकाउंट होल्डर्स को डिजिटल फ्रॉड से बचाने का काम करेगा। SBI की जो योनो एप्लीकेशन है और योनो लाइट एप्लीकेशन है उसको फुल प्रूफ बनाने का ये काम करेगा। इसका नाम है सिम बाइंडिंग फीचर, इसको लॉन्च किया SBI ने।
उद्देश्य याद रखना, ग्राहकों को बेहतर सुरक्षा प्रदान करना और उन्हें सुविधाजनक और सुरक्षित ऑनलाइन बैंकिंग अनुभव प्रदान करना। वैसे आपको याद होगा अभी एसबीआई ने हेल्थ सेक्टर को मदद देने के लिए आरोग्यम हेल्थ केयर बिजनेस लोन लॉन्च किया। आरोग्य रक्षक स्वास्थ्य बीमा योजना किसने शुरू की? तो आंसर होगा एलआईसी ने। बाकी आरबीआई ने रिटेल डायरेक्ट योजना शुरू की। बाकी इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक एनआरआई ग्राहकों को ऑनलाइन खाता खोलने की सुविधा देने वाला पहला स्मॉल फाइनेंस बैंक बना। उज्जीवल स्मॉल फाइनेंस बैंक महिलाओं के लिए एक सेविंग अकाउंट शुरू किया था इन्होंने, जिसका नाम रखा था गरिमा। एसबीआई का हेडक्वार्टर मुंबई में है और इसके चेयरमैन कौन है? दिनेश कुमार खरा।